आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे टॉपिक में कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो सकते हैं, आपको जो है शॉर्ट में जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं वो आपको वेरी शॉर्ट देने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस जो कि 7th सेमेस्टर का पार्ट है, पूरी वीडियो यूनिट वाइज आपको मिलने वाली। नॉट मोर देन 17 और 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको जो है 7 नंबर 10 नंबर में जो भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट का जो पार्ट है वो मिल जाएगा। और अगर आप एक दो बार ये वीडियो को जो है वापस देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, तो प्रॉपर ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। सो लास्ट की वीडियो जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे 2022-23 का है, 21-22 का है, 20-21 के जो भी क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो की लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पुटअप कर देते हैं, आप उसको भी देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर के पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, देन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो नहीं अभी जल्दी मिल सके। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं हमारे नए क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। डिफाइन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। सो क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए जरा हम देखते हैं इस छोटे से एग्जांपल को। देखिए, क्रोमो का मतलब होता है कलर और बियरिंग, फोर का मतलब होता है बियरिंग ग्रुप, यानी कि जो कलर को बियर करता है ऐसे ग्रुप को हम क्रोमोफोर बोलते हैं। बहुत सिंपल और शॉर्ट है। देखिए, बेंजीन हमारी जो है वो कलरलेस होती है, लेकिन जब NO2 लगा देते हैं इसके साथ में, NO2 किसी पोजीशन पे ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वहाँ पे येलो कलर होता है। यानी कि किसी भी सैंपल सेल में अगर NO2 प्रेजेंट होगा, बेंजीन के साथ में NO2 प्रेजेंट होगा, तो हमें किस तरह का कलर देगा, येलो कलर देखा। और बेंजीन हमारी कैसी थी, कलरलेस थी। ठीक है। तो क्रोमोफोर मतलब कि ये क्रोमोफोर जब ऐड हुआ तो वो हमारा क्या बना, क्रोमोफोर जब ऐड हुआ तो हमें कलर दिया, उसने येलो कलर दिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। बेंजीन अगर NO2 के साथ में बेंजीन अगर यहाँ पे हम लगा दें, यहाँ पे मान लीजिए हमारा यहाँ पे NO2 लगा था। ठीक है। अगर हम इसी के साथ में NO2 के साथ में हम क्या NH2 लगा दें, तो ये क्या करता है, डार्क ब्राउन कलर देता है। किस तरह का कलर देता है, डार्क ब्राउन कलर देता है। तो ये हमारा होता है ऑक्सोक्रोम। क्या होता है, ऑक्सोक्रोम। बहुत अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से देखिएगा। देखिए, क्रोमोफोर कलर बियरिंग ग्रुप होते हैं, जो भी लाइट इंटेंसिटी के कलर की जो है वो क्या करते हैं, कलर को बियर करते हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप को हम क्रोमोफोर बोलते हैं। और जो जो ग्रुप हमारे क्रोमोफोर को हेल्प करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। ऐसे ग्रुप को हम ऑक्सोक्रोम बोलते हैं। आप जरा देखते हैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई डेफिनेशन इसकी क्या होगी। So देखिए, क्रोमोफोर इट इज अ मॉलिक्यूल दैट शोज color in any compound or solution, the covalently bonded group that shows characteristic absorption। ये absorption शो करने के बाद कलर को शो करते हैं। जो भी लाइट हमारी गिर रही होती है सैंपल सेल में, उस सैंपल सेल के बाद हमें क्या मिलता है, कलर मिलता है। ऐसे ग्रुप को हम क्रोमोफोर बोलते हैं। क्रोमोफोर जो है, क्रोमोजन इनको बोलते हैं। क्रोमोफोर जो कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनको क्रोमोजन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, NO2 हमने भी आपको बताया कि NO2 जो हमारा येलो कलर देता है, इसी के साथ में इथाइलिन हो गया, ये भी हमारा क्रोमोफोर होता है। अगला हम देखते हैं ऑक्सोक्रोम। दे डज नॉट शो कलर। ये एक्चुअली में कलर को शो नहीं करते हैं, बट व्हेन दे अटैच टू क्रोमोफोर देन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कोई भी किसी भी क्रोमोफोर के साथ अगर जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हमारा क्रोमोफोर को हेल्प करते हैं। देखिए, कलरलेस बेंजीन थी साथ में, अभी मैं NO2 की बात करें, क्रोमोफोर लगा था। अब यहाँ पे जब NH2 लगा दिया तो इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा। अभी क्या येलो कलर था, अब क्या हो, डार्क येलो कलर हो गया। डार्क ब्राउन अभी बताया था, सॉरी वो गलती होगी हमसे। ये क्या देगा, हमारा डार्क येलो कलर देगा, यानी कि इंटेंसिटी अब डार्क बढ़ा दिया, तो यानी कि इंटेंसिटी ऑफ जो हमारी एब्जॉर्प्शन था उसको बढ़ा दिया। इस तरीके से एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बेंजीन कलरलेस, नाइट्रोबेंजीन हमारा पेल येलो, और जो जब दोनों मिलकर के लगे तो हमारा एक ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर जब लगा तो डार्क येलो कलर दे दिया, यानी कि इसने इंटेंसिटी ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए होंगे आई होप। इसका 2 मार्क्स में केवल प्रिंसिपल पूछा गया, तो प्रिंसिपल के तौर पे आप इसको सीधा सीधा ही लिख सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। किस फेनोमेना पे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन करता है, उस फेनोमेना पे ये वर्क करता है। ठीक है।
एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे कोई सैंपल सेल है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से हमने लाइट पास कराई है, यूवी की बात कर रहे हैं, लाइट पास कराई और एब्जॉर्ब लाइट हमारी इस तरफ से निकल आई। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड से, नॉट कंसंट्रेशन यानी कि भाई सैंपल सेल में जो है 5 किलो जो है कोई भी सैंपल भर दो ना, ऐसा नहीं है। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेशन से इसका मतलब है जितना ज़्यादा सैंपल जो है कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड होगा उसकी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, इसको देखते हैं जरा सिंपल में कि इट इज डिफाइंड एज द मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन विच द क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज डिटरमाइंड। सैंपल की क्वांटिटी को हम डिटरमाइन करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेंचिंग। व्हाट इज द क्वेंचिंग, गिव इट्स एग्जांपल। सो क्वेंचिंग एक ऐसी प्रोसेस होते हैं जहाँ पे क्वेंचिंग प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्यूज। आराम से समझिए कि किसी भी लाइट को, जैसे एक्सटिंग्यूजर आपने सुना होगा, तो एक्सटिंग्यूजर क्या करता है कि आपकी जो भी आग लगी हुई होती है उसको बुझा देता है। तो यहाँ पे क्वेंचिंग भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा है। क्वेंचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्यूजिंग, यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस आप सभी जानते हैं कि लाइट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होता है, लाइट प्रोड्यूसिंग जो है फिनोमेना होता है, उसको हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी, जो भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग बोलते हैं। बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या ग्रुप हमारा प्रेजेंस होगा तो वहां पे उसकी इंटेंसिटी को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्वेंचिंग इज इक्वल टू 1/f, यानी फ्लोरेसेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने कह दिया फ्लोरेसेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, तो क्वेंचिंग अगर बढ़ेगी तो फ्लोरेसेंस हमारा घटेगा, अगर क्वेंचिंग हमारी बढ़ेगी तो फ्लोरेसेंस घटेगा। यही तो हम बात कर रहे हैं, यही तो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। सब्सटेंस विच कॉजेस क्वेंचिंग इज कॉल्ड एज क्वेंचर्स। इट मे अकर्स ड्यू टू चेंज इन पीएच, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, इन सभी की वजह से हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो क्वेंचिंग ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से क्वेंचिंग जो होती है वो मरकरी हमारी दे सकती है। आयोडाइड, ब्रोमाइड, नाइट्रो एंड कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप आल्सो डिक्रीज द फ्लोरेसेंस ऑफ, किसी भी जो है कंपाउंड के फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है उसको, या लाइट की इंटेंसिटी उसको हम घटा सकते हैं, घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हमारा, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस मोड्स हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई जब लाइट पास कराते हैं तो जो कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है, एटम्स ऑफ एनी कंपाउंड आर कनेक्टेड विद वीक बॉन्ड, सच बॉन्ड आर लाइकली स्प्रिंग दैट वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड हमारी सैंपल सेल में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि जैसे भी लाइट पास कराते हैं तो वहाँ पे क्या, जब एनर्जी उसको मिलती है लाइट की वजह से, क्या उसको एनर्जी मिलती है, और जैसे ही वो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को क्या करता है, वाइब्रेट होना शुरू कर जाता है, स्ट्रेच होना शुरू कर जाइए। देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशन, बेंडिंग या स्ट्रेचिंग शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रेचिंग का मतलब है कि खुलना, और स्ट्रेचिंग का मतलब है खुलना, और डिफॉर्मेशन, वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन, अलग अलग तरह के वाइब्रेशन हमारे उस कंपाउंड में, चूंकि एनर्जी मिली हुई होती है तो एनर्जी की वजह से अलग अलग तरह से वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। दो तरह के वाइब्रेशन यहाँ पे दिए गए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग का मतलब है कि खींचना यानी कि खींचना, और बेंडिंग का मतलब है डिफॉर्मेशन, वापस से इस तरीके से घूमना इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रेचिंग हमारे दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, और बेंडिंग हमारे फर्दर 3-4 तरह के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, बैगिंग, ट्विस्टिंग। ये सभी जो है अच्छे से जरा इनको हम समझते हैं। स्ट्रेचिंग, सबसे पहला स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग में भी दो टाइप आते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही, कम हो रही, ज़्यादा हो रही। सिमेट्रिकली ये देखिए, एक यहाँ पे लगा है, एक यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल लगा है, इसके अगर हम बात करें तो ये इस तरह से स्ट्रेच करता है, सिमेट्रिकली स्ट्रेच कर रहा है, बराबर मात्रा में स्ट्रेच कर रहा है दोनों तरफ से। लेकिन एसिमेट्रिकली की अगर बात करें तो देखिए ये एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, यानी कि एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज और डिक्रीज एसिमेट्रिकली। इसके जो है डेफिनेशन हो गई। बेंडिंग की बात करें तो बॉन्ड एंगल चेंजेस। अब भाई बेंडिंग हो रही इस तरीके से, बेंडिंग हो रही, ऐसे था, इस तरीके से था, तो अब क्या ऐसे हो गया, तो इसका मतलब है क्या, बेंडिंग हो रही। तो बेंडिंग का मतलब है बॉन्ड एंगल चेंज है, बॉन्ड एंगल बदलता है। यहाँ पे क्या, लेंथ, बॉन्ड की लेंथ वहां पे बदल रही थी, यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्ड की लेंथ बदल रही है और यहाँ पे क्या, बॉन्ड का एंगल बदल रहा है। ठीक है ना। इन प्लेन बेंडिंग की बात करें तो हमारा क्या होता है, सीजरिंग होती है, रॉकिंग होता है। इन प्लेन का मतलब प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। देखिए रॉकिंग में बॉन्ड एंगल क्या करता है, इज मेंटेन बट बोथ मूव विद इन द प्लेन के दोनों तरफ जो है मूव करता रहता है। ठीक है। अगला हम बात करें तो आउट द प्लेन मतलब प्लेन के ऊपर की बात कर रहे हैं। इन प्लेन मतलब इंटरनल द प्लेन, और आउट द प्लेन ऊपर द प्लेन, मतलब ऊपर प्लेन की बात कर रहे हैं। तो बैगिंग हमारा बोथ एटम मूव टू वन साइड ऑफ प्लेन के एक ही साइड दोनों एटम मूव करेंगे। ट्विस्टिंग में वन एटम इज अबव द प्लेन और अदर एटम इज बिलो द प्लेन मूव करेगा। ठीक है। सो ये हमारे
क्या थे? फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड, जो भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में शो करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन फर्मी रेजोनेंस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 7 नंबर में भी इसको पूछा जाता है, तो आप जरा ध्यान से इसको समझिए। तो फर्मी जो है, फर्मी रेजोनेंस कैसे नाम पड़ा, क्या होता है, क्यों होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो फर्मी रेजोनेंस जो होता है वो हमारा एक फर्मी एनरिको फर्मी साइंटिस्ट थे, उनकी वजह से नाम पड़ा। और ये जो जो रेजोनेंस होता है वो क्यों होता है? इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल बैंड और ओवरटोन के बीच, ओवरटोन जो होता है उसके बीच में जो हमारी क्या, उसके बीच की इंटरेक्शन को हम फर्मी रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या, जो फंडामेंटल बैंड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप का, और ओवरटोन कॉम्बिनेशन बैंड जो कि हमारा अनदर फंक्शनल ग्रुप का ऑब्जर्प्शन करता है। ठीक है, ये बात करें, अभी आपको शायद बात नहीं समझ में आएगी, अभी और समझिए। बड़ा सिंपल शब्द में देखिए, फर्मी रेजोनेंस इज इक्वल टू फंडामेंटल बैंड प्लस ओवरटोन। ठीक है, अभी भी शायद नहीं समझ में आई होगी। अब यहाँ पे समझिए, ये देखिए अलग अलग तरह की एनर्जी लेवल्स हमने दिखाए हैं आपको। ठीक है ना, एक E1 है, एक 2E1 है, एक 3E1 है, इस तरह के हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं। अब देखिए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ओवरटोन क्या होता है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब सबसे कम वाली जो भी फ्रिक्वेंसी होगी, जो सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी उसको हम लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी उसको हम बोलते हैं। यही हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ओवरटोन का मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। जितना मल्टीपल होता जाएगा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसकी हम बात करेंगे, उसको हम ओवरटोन कह रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन बैंड है, जो कि सम ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल, जो भी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हैं उनका सम करना है। वहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन करना था, यानी कि ओवरटोन में जो है मल्टीपल हो रही थी, उसके मल्टीपल में E1 है तो 2E1 है, 3E1 है, इस तरह से। लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, हम सम करेंगे। कॉम्बिनेशन बैंड में देखिए E1 और E1 E2 हम इसको सम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें कि भाई क्यों इसको क्यों लाते हैं, तो एक CHO ग्रुप, एक कीटोन ग्रुप मान लेते हैं किसी सैंपल में प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, अलग अलग तरह की हमारे जो स्पेक्ट्रा है, अलग अलग तरह का ग्राफ है, वो हमें प्रोवाइड कराएगा। इसी अलग अलग ग्राफ की वजह से इसको हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट कर सकें, अलग अलग देख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। इसी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की वजह से हम फर्मी रेजोनेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्मी रेजोनेंस का सिग्निफिकेंस देख लीजिए कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेम पीक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बिटवीन 2 और मोर ग्रुप। अलग अलग तरह की जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देखिए अलग अलग तरह का है। एक CHO का मान लीजिए, एक C डबल बॉन्डो यानी कीटोन का मान लीजिए, ये अलग अलग तरह का है स्पेक्ट्रा, इसी को हम आइडेंटिफाई या डिस्टिंक्ट करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री की डेफिनेशन और प्रिंसिपल देना है। तो फ्लेम का मतलब होता है फायर, फोटोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ फोटोन। आप सभी जानते हैं कि फ्लेम फोटोमेट्री यानी कि जो आग से जो भी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, उससे जो हमारा फोटॉन्स निकल रहे होंगे, जो भी उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको मेजरमेंट करने की हम बात कर रहे हैं। एनालिटिकल टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ मेटल्स बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लेम। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल की जो कंसंट्रेशन है किसी भी सैंपल सेल में, उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, उस कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करने की बात कर रहे हैं। बस इतना समझिए, किसी भी मेटल को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं कि कितना प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, और किस कलर का, कलर के हिसाब से उसको देखेंगे। जैसे कि देखिए अगर सोडियम होगा तो हमारा येलो कलर में होगा, कैल्शियम होगा और ऑरेंज कलर में होगा, लिथियम रेड कलर में होगा, पोटेशियम हमारा वायलेट कलर में होगा। इस तरह के अगर कोई भी एलिमेंट या मेटल प्रेजेंट होगा तो हमको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि भाई जो है इस तरह के ये मेटल हमारा वहाँ पे प्रेजेंट है। बस हम मेजरली जो फ्लेम फोटोमेट्री हम क्या करते हैं, इन्हीं मेटल्स को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके देखिए ये क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस देती है। क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होती है वो क्या करता है कि जो उसकी वेवलेंथ हो, इसको किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात, हम लाइट ऑफ इंटेंसिटी पास करा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास करा रहे हैं, तो वो वेवलेंथ देगा। उस वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ हमारी बताएगी क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि मेटल हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से अलग अलग तरह के मेटल हमारे प्रेजेंट है। ये क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस में उसकी वेवलेंथ बताएगी। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो इंटेंसिटी टेल कि हाउ मच मेटल इज प्रेजेंट। अब वहाँ पे वेवलेंथ बता रहे हैं, तो वेवलेंथ बता रही थी कि कितना मेटल, कौन सा मेटल प्रेजेंट है, बट इंटेंसिटी इसकी बताएगी किस इंटेंसिटी लाइट जो पास हो रही है, वो इंटेंसिटी हमको क्या बताएगी कि जो मेटल है हमारा कि कौन सा मेटल या कितना मेटल हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल की बात करें तो फ्लेम फोटोमेट्री से कोई हमने लाइट सोर्स से हमने लाइट पास कराई सैंपल सेल में, वहाँ क्या हुआ कि जो हमारा जो
सैंपल सेल था वहाँ पे जो फोटॉन्स थे वो क्या ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट जैसे ही उनको एनर्जी मिली एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और वही पार्टिकल्स जो चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर उन्होंने क्या करी, रेडिएशन को एमिट करा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गए, उन्होंने क्या किया, रेडिएशन को एमिट किया। इसी रेडिएशन ने क्या किया, कलर प्रोड्यूस किया। जैसे ही रेडिएशन हमारी प्रोड्यूस हुई, इसने कलर प्रोड्यूस किया। इसी कलर प्रोडक्शन की वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी हम दोनों बाई कलर और बाई इंटेंसिटी हम जो है पता कर लेते हैं कि कौन सा हमारा मेटल प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन नेफेलोमेट्री राइट्स इट्स एप्लीकेशंस। नेफेलोमेट्री क्या होता है, इसके एप्लीकेशन हमें बताने हैं। तो नेफेलो का मतलब होता है टर्बिडिटी, झाग। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की झाग के द्वारा हम मेजरमेंट उसका कर रहे हैं, और वही झाग हमको, जैसे इम्प्योरिटीज़ हैं, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था कि इम्प्योरिटीज़ को पता करना कैसे पता करते हैं। तो टर्बिडिटी, वहाँ बार बार टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही, सारे लिमिट टेस्ट जितने थे उसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही थी। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको उठा के लगाना है धीरे से। हालांकि वो कॉन्सेप्ट इक्वल नहीं है, उस तरह का नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट थोड़ा सा आप उससे जो है कंसाइज कर सकते हैं, उससे जो है मेल मिलाप कर सकते हैं, आराम से जोड़ के लिख सकते हैं। इट इज़ द एनालिटिकल टेक्निक विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी इन विच सैंपल सॉल्यूशन, जो भी सैंपल सॉल्यूशन था उसकी टर्बिडिटी का अमाउंट मेजर करेंगे। ठीक है, यही एक टेक्निक है। सच टर्बिडिटी इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। मान लीजिए कोई सस्पेंशन है, उसमें क्या है कि इस तरह के अलग अलग इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मिले हैं, सॉल्वेंट मिला है डिस्पर्जन मीडियम की तरह, और सॉलिड पार्टिकल्स हमारे इस तरह से अलग अलग उसी सॉल्यूशन में घूम रहे हैं। अब जब उस सॉलिड पार्टिकल्स जब हम लाइट पास कराएंगे, जैसे ही हम लाइट पास कराएंगे, तो एक तो उसमें झाग होगी, तो बात ठीक है, लेकिन जब वो लाइट हम जब पास कराएंगे तो वहाँ पे क्या, लाइट की स्कैटरिंग शुरू हो। जब मान लो कि ये सॉलिड पार्टिकल्स है, इससे जैसे लाइट जुड़ी तो यहाँ पे स्कैटरिंग शुरू हो जाएगी। इसी स्कैटरिंग जो लाइट है, इसी से हम जो मेजर कर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ जो भी हमारा जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उसकी हम उसको इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज़ क्या प्रेजेंट, जैसे सल्फेट में बेरियम क्लोराइड की इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है उसका डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। डिटरमाइन द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर में कौन कौन से आप जैसे देखते हैं अलग अलग तरह की जो है वाटर में इंप्योरिटीज़ आजकल पाई जाती हैं, वो भी हम जो है इसी नेफिलोमेट्री से हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल्सो यूज टू मेजर एंटीजन एंटीबॉडी सस्पेंशन, इसको भी, इसमें भी उसके बायोकेमिकल जो एनालिसिस है, इसमें सेवरल ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, इस सभी में हम नेफेलोमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है रिवर्स फेज, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, इसका डिफरेंस बताना है। तो नॉर्मल फेज में हमें स्टेशनरी फेज पोलर, जो इसका एग्जांपल है सिलिका जेल लेते हैं। मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर होता है। बस रिवर्स फेज में इस दोनों को अलग कर दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए जाके। स्टेशनरी फेज हमारा नॉन पोलर होता है, कैल्शियम सिलिकेट इस तरह का, और मोबाइल फेज जो होता है ऑक्टाडेसिल सिलियन भी होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज हमारा यहाँ पे पोलर होता है। मैकेनिज्म उसकी बात करें तो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म पे बात करता है। हाँ, सेपरेट पोलर एनालाइट को सेपरेट करता है, लेस पोलर एनालाइट को सेपरेट करता है। मैकेनिज्म जो है हमारा पार्टीशन होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिटेंशन वैल्यू फैक्टर वैल्यू क्या होती है, आरएफ वैल्यू क्या होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आरएफ वैल्यू का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर भी इसको हम कह सकते हैं। सो बस जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला, जैसे एचपीएलसी प्लेट हम बनाते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे, एनालाइट मूव कर इस तरह से। तो बस हमें क्या करना है, उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन दे दी। इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट सैंपल सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट मोबाइल फेज। सॉल्यूट फेज और मोबाइल फेज जो है हमारा क्या ट्रैवल कर रहा है, स्टेशनरी और सॉल्यूट मोबाइल फेज हमारा जो ट्रैवलिंग जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी हम बात करें तो आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सैंपल बाई डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, बस इतना है, 2 मार्क्स में पूछा, आप इतना लिख के खत्म कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द डिसएडवांटेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है उसका प्रिंसिपल जो हमारा क्या है, वो पार्टीशन पे वर्क करती है। ठीक है, अभी यूबी वगैरह हमें एब्जॉर्प्शन वगैरह पे काम करा रहा था ना, यूबी आईआर इन सभी को, लेकिन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये हमारी क्या पार्टीशन पे काम करती है। इसकी जो स्टेशनरी फेज है वो पेपर यूज़ करा जाता है, क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक। मोबाइल फेज यहाँ पे लिक्विड होती है, स्टेशनरी फेज यहाँ पे पेपर होता है। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ नॉट बी यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, मोर देन वन मिक्सचर जहाँ पे मिक्स हो रहे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जो मिक्सचर हमारे होते हैं उनको सेपरेट करने में इसमें आसानी नहीं होती है। ये इसका डिसएडवांटेज है, डीमेरिट है इसकी। लेस एक्यूरेट देन एचपीएलसी और टीएलसी। भाई सीधी सी बात है कि भाई जो पेपर है वो स्टेशनरी फेज की तरह इसको यूज़ करा जा रहा है,
और HPLC में जो है अलग अलग तरह के सॉल्वेंट सॉल्यूट को यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कि लेस एक्यूरेट होता है, HPLC और TLC मेथड से कम एक्यूरेट होता है, अच्छा एक्यूरेसी नहीं देता है। लिमिटेड सैंपल कैपेसिटी, पेपर की यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सैंपल की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, कम लिमिटेड सैंपल कैपेसिटी होगी। इट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट वोलाटाइल सब्सटेंस, जो भी हमारे वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको हम प्रॉपरली यूज़ क्या कहते हैं सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस एप्लीकेशंस, उसके बताने हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? अ सेपरेशन टेक्निक इन विच मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, चार्ज एंड बाइंडिंग एफिनिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इलेक्ट्रिक प्लेट होती है जहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स को हमको सेपरेट आउट करना होता है, उसकी चार्ज, उसका साइज और उसके बाइंडिंग एफिनिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर करके हम उसको जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब माइग्रेशन, जो भी हमारा माइग्रेशन होता है, जो भी हमारे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, या जो भी कंपाउंड हम जो जिस किसी का भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिस किसी को भी हम सेपरेट आउट करना है तो वहाँ पे उसका माइग्रेशन होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें, इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एनालिसिस बायोमोलिक्यूल सच एज DNA, RNA, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, इन सभी का सेपरेशन करने में हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हेल्प में लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फॉरेंसिक स्टडी, जो भी फॉरेंसिक स्टडी होती हैं वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैस क्रोमेटोग्राफी और उसके डिसएडवांटेज फिर बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है गैस क्रोमेटोग्राफी, डिफाइन गैस क्रोमेटोग्राफी, गिव इट्स डिसएडवांटेज। अलग अलग यूनिट वाइज हम चल रहे हैं, तो यूनिट वाइज आपको चलना है, हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। गैस क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज है वो गैस है, स्टेशनरी फेज सॉलिड लिक्विड होता है, ठीक है। वोलाटाइल सब्सटेंसेस को जो सेपरेट आउट करने के लिए बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब जब वोलाटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के लिए हम जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो डिसएडवांटेज में इसका सीधी सी बात है, पहला डिसएडवांटेज ही यही होगा कि ये जो है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस के लिए सूटेबल नहीं होती है। नॉट सूटेबल फॉर सैंपल विच डिग्रेडेड हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर देने पर जो भी सैंपल डिग्रेड हो जाता है वहाँ पर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी को नहीं यूज़ कर पाते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इस भाई हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएगा, पर इसको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इट कैन नॉट सेपरेट लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन वगैरह जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता है। अगली हम बात करेंगे डिफाइन या व्हाट इज एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन क्या होता है? सो एडी डिफ्यूजन हमारा क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो फ्लूइड सब्सटेंस जो है एक साथ अपने आप मिल जाते हैं, ठीक है। हम कॉलम से हम किसी भी कोई भी क्रोमेटोग्राफी, ये क्या फेनोमेनन है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन विच सैंपल या सॉल्यूट टेक्स डिफरेंट पाथ थ्रू द कॉलम। ये कॉलम है, इस कॉलम से हमने अलग अलग तरह के सैंपल जो भी मिक्स सब्सटेंस जो भी हम फ्लूइड पास करा रहे हैं, सॉल्यूट पास करा रहे हैं, वो क्या करता है, मान लीजिए एक ये सॉल्यूट है, एक ये सॉल्यूट है, एक ये सॉल्यूट है, ये क्या करता है अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। अपना पाथ चेंज करने की वजह से वहाँ पे जो डिफरेंट पाथ जो मिलता जाके उसकी वजह से जो हमारा ग्राफ आता है उसमें हमारी क्या ब्रॉडनिंग आ जाती है। देखिए यहाँ पे कम ब्रॉड है, यहाँ पे कम ब्रॉड है, इस तरीके से जो ब्रॉडनिंग आ जाती है सॉल्यूट बैंड में, इसीलिए इसी को हम एडी मोशन कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ द डिटेक्टर्स यूज्ड इन द HPLC। कौन कौन से डिटेक्टर्स हैं? जैसे सॉलिड प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स है, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी डिटेक्टर्स है। इन डिटेक्टर्स को आप याद करना, जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट टू एग्जाम्पल ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर्स। कौन कौन से कैटायन या एनायन एक्सचेंजर्स हो सकते हैं? तो कैटायन एक्सचेंजर्स में सल्फो ग्रुप हो गया, कार्बोक्सी ग्रुप हो गया, कार्बोक्सी मिथाइल ग्रुप हो गया, इस तरह के कैटानिक एक्सचेंजर्स हैं। एनायनिक एक्सचेंजर्स में देखिए अमाइनो मिथाइल हो गया, ट्राई मिथाइल अमाइनो इथाइल हो गया, इस तरह के हमारे कैटानिक एक्सचेंजर्स होंगे। नेक्स्ट इसी की सीरीज में एक दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा गिव द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। अभी हम आपको बता के गैस और पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी लास्ट यूनिट का पार्ट है, इसको भी हम बात कर रहे हैं। तो जेल क्रोमेटोग्राफी जो है सीधा साधा नाम से समझ लीजिए कि स्टेशनरी फेज जो हमारा यूज़ हो रहा होगा वो जेल यूज़ हो रहा होगा। एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती है जहाँ पर सेपरेट आउट करते हैं मॉलिक्यूल्स को ऑन देयर साइज एक्सक्लूजन के। अभी हम पार्टीशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ये सभी पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन जो जेल क्रोमेटोग्राफी है वो साइज एक्सक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है इसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो प्रिंसिपल इसका साइज एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन जो है
सेपरेट आउट द मिक्सचर सच एज यूरिया, शुगर, पेप्टाइड, इस तरह के मिक्सचर्स को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल सच एज ग्लोबुलर प्रोटीन्स, जी इस तरह की जो मॉलिक्यूलर वेट है इनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो प्योरिटी है, कितनी एफिशिएंट प्योरिटी हम इसको भी मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा ये डिटरमाइन कर सकते हैं। इन डिसॉल्टिंग ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स के जो डिसॉल्टिंग में काम करता है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट बोलते हैं डिसॉल्टिंग का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसकी हम बात करेंगे। सो इट इज़ द सेपरेशन टेक्निक दैट सेपरेट टारगेट मॉलिक्यूल फ्रॉम मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन बिटवीन लीगेंड एंड रिसेप्टर। यहाँ पे क्या एक ऐसी सेपरेशन टेक्निक होती है जहाँ पे टारगेट मॉलिक्यूल हमको, मान लीजिए हमको एंटीजन जो है बाहर करना है, तो एंटीजन एंटीबॉडी से हमें अगर एंटीजन बाहर करना है तो उस मिक्सचर में क्या करते हैं, ये इस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम सबस्ट्रेट, इस तरह के हमारे एग्जाम्पल इसके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे इस तरह का हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर से हमको क्या करना है कि ये वाला पार्ट हमें एंटीजन मान लीजिए बाहर करना है, तो एंटीजन हमारा इस तरह से मिक्सचर के साथ सबस्ट्रेट के साथ मिल करके ये इस तरीके से जो है बाहर हो जाएगा, और हमारा जो भी अनवांटेड है वो अलग हो जाएगा, मतलब कि ये सेपरेट आउट हो जाएगा आराम से, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें हर तरह